अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डायलॉग विद उरूज रज़ा में मैं हूं आपके मेज़बान उरूज रज़ा सियामी। और आज डायलॉग की जो तीन स्टोरीज़ हैं हमारी, सबसे पहले तो मैं आपके सामने वो रखूंगी। और ये जो तीन स्टोरीज़ हैं हमारी वो कुछ इस तरह से है कि आज जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं अली ज़ैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हकूक़ सिंध मार्च का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो भी मार्च का ऐलान उन्होंने भी कर दिया है। बिलावल जो हैं वो भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते नज़र आ रहे हैं, फैसला कर चुके हैं और शायद 28 फरवरी से वो अपने मार्च का आगाज़ भी कर दें। और इसके अलावा जो अगला हफ्ता आ रहा है उस हफ्ते में बहुत सारी जो तब्दीलियां हैं वो नज़र आने वाली हैं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पर 1 मार्च को पहली हेयरिंग उसकी जो है फरवरी के बाद वो होगी। और उसके बाद फिर देखें कि अगले 2 हफ्तों में फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है वो क्या आता है, क्योंकि आज के हमारे प्रोग्राम में एक और स्टोरी भी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से हम शेयर करेंगे कि इटली की हुकूमत इस वक्त किस चीज़ की तहकीकात कर रही है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। और उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो अपोजिशन है उसकी और इत्तेहादियों की जो मुलाकातें हैं वो भी जारी हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और जो बलूचिस्तान के सेनेटर्स हैं उनके काफ़ी तफसील से 1.25 घंटे से ज़्यादा एक मुलाकात जो है वो भी हुई है। और इसके बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने ये इंदिया दिया है कि वो हुकूमत के साथ हैं और वो नहीं चाहते कि हुकूमत जो है वो अपने वक्त से पहले किसी भी तरीके से घर जाए। वो चाहते हैं कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करे। शाहिद हकान अब्बासी साहब का भी कुछ ऐसा ही कहना है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के। तो यूँ लग रहा है कि अपोजिशन जो PDM का एक ख्वाब देख रही है वो भी एक पेज पर नहीं आ सकते। क्या वाकई जो नवाज शरीफ हैं वो ले आएंगे PDM को एक पेज पे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूर ना कर सके। इसके ऊपर आज हमारा डायलॉग होगा, डिबेट होगी। और किन से होगी? हमारे साथ मौजूद हैं शकीला लुकमान साहिबा हैं, MNA हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आबदा राजा ये मेंबर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नादिर कबूल साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और बहुत ही सीनियर हमारे तरसियाकार और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कमर दिलशाद, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उनकी हर हेयरिंग पर बहुत अच्छी उनकी नज़र होती है और फिर वो तरसिया और कॉलम भी लिखते हैं। इस हवाले से उनसे बात करेंगे। सब मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडियो से शुरू करते हैं हम। आबदा हमारे प्रोग्राम में आज मैं पहली मरतबा आई हैं, बट शी इज़ नॉट न्यू फॉर माई चैनल। तो सबसे पहले उनसे हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। आबदा राजा साहिबा, बिलावल ने मार्च का ऐलान किया तो हुकूमत ने भी मार्च का ऐलान किया, तो क्या मार्च के बदले में मार्च जो है वो अपोजिशन की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको फेल करने के लिए काफ़ी होगा? मार्च का ऐलान ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, आपको पता ही है। ये एक जो पूरा मुरब्बा बना था PDM का कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कभी ये कहते हैं कि जी हम पंजाब की हुकूमत को गिरा देंगे, कभी ये स्पीकर के पीछे लग जाते हैं, कभी ये कहाँ पे, कभी कहाँ, कभी वज़ीर आज़म ने जी हमने ये सारा कर दिया, हम वज़ीर आज़म को पहले ख़त्म करेंगे। इनका कुछ भी नहीं बनना है। इनकी एक जंग है, एक लालच पे मबनी सारी एक जंग है जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं होना। ये अवाम के लिए तो इनकी कुछ है ही नहीं कोई भी एफर्ट। ये अपनी एक ज़ात की इनकी जंग है। और इनका पहली बात ये है कि इत्तेफाक राय नहीं होना है। ये जो सारी पार्टियों का एक मुरब्बा बन गया। पहले ये आपको पता है कि एक दूसरे को गालियां देते थे कि जी मैं इसको रोड पे घसीटूंगा, दूसरा कहते थे मैं इसको रोड पे घसीटूंगा। फिर इमरान खान एक तनहा PTI के लिए, ये मुल्क की सारी पार्टियां एक हो गई हैं, लेकिन इनका इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये इन्होंने आपस में ये डिसाइड किया ना कि जी वज़ीर आज़म नून लीग में से बनेगा और पीपल पार्टी उससे नहीं बर्दाश्त करेगी, और अगर ये इन्होंने डिसाइड कर दिया अपनी मीटिंग्स में जो बैठ के ये रोज़ वज़ीर आज़म बनाते हैं कि जी पीपल पार्टी का वज़ीर आज़म बनेगा तो नून लीग नहीं, ये एक दूसरे को ही नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिल्कुल ठीक है। इसलिए इनकी ये तहरीक कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। ये एक सारा टोपी ड्रामा है। ये प्रेशराइज करना चाहते हैं इमरान खान को। इमरान खान तो प्रेशर लेता ही नहीं है, उसको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। वो अपना काम करें ना, हमें है। और हमने पहले भी इनको कहा था जो भी मार्च करनी है, जो भी करना है आओ करके दिखाओ, जो करना है वो कर लो आप। बिल्कुल ठीक है। शकीला लुकमान साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताइए कि ये जो इत्तेहादियों के साथ, हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ
अपोजिशन की जो मुलाकातें हैं, सबसे पहले तो बताइएगा आप क्या इसका रिजल्ट देख रही हैं, क्या आउटकम इसका निकल सकता है? क्योंकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उन्होंने तो अपने सारे फैसलों का इख्तियार जो है नवाज शरीफ को दे दिया है, तो क्या शहबाज शरीफ जो यहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं इत्तेहादियों के साथ, तो फिर उनकी क्या वैल्यू होगी, उनके फैसलों को किस तरह से फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देखेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने का। देखें, तहरीक अदम एतमाद जो है इसकी बहुत परेशानी है हुकूमत को और उनके जो अरकान असम्बली हैं, और उनको बड़ी परेशानी है इस बात की कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये सारी जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज हैं इसमें इकट्ठी हो चुकी हैं। इसके ऊपर उनकी बातचीत हो गई है, उनका रायमा जो है बना लिया है, तरीकाकार बना लिया है, और इंशाल्लाह इस दफा ये इनको जो है जो इस नाअहल और जो नकमी हुकूमत है इनका जो है ये खत्म होने का, इनका घर जाने का वक्त आ चुका है। क्योंकि ये सारी जमातें एक एजेंडे पे कटी हुई हैं। जो मुल्क के हालात इस वक्त इस कदर बुरे हैं कि लोगों का जीना हराम हो गया है। क्या बिजली के बिल हों, क्या गैस के बिल हों, क्या दूसरी जो है वो महंगाई है इस कदर हो गई है कि लोग जो है वो परेशान, हद तक इतने परेशान है कि लोग खुदकुशियों पे आ गए हैं। जो चीज पहले जो थी वो एक जो 10 रुपए की मिलती थी आज वो 30, 40, 50 रुपए पे आ गई है। तो इस तरह जब इस तरह के हालात होंगे तो क्या हम लोग जो है अपोजिशन खामोश होकर बैठे? वजीर आजम इमरान खान को तो इस बात की कोई फिक्र नहीं है, वो तो आज ही कंटेनर पे चढ़े हुए हैं। अगर अपोजिशन कोई तहरीक चलाती है तो कहते हैं हम भी चलाएंगे, अगर वो जलसा करते हैं तो कहता है मैं भी चलूंगा करूंगा। तो वो तो आज भी अपोजिशन की तरह वो डील कर रहा है, वो एक मुल्क का वजीर आजम नजर नहीं आता। तो ये सारी पार्टियां जो है इंशाल्लाह हुकूमती इत्तेहादी हमारे साथ बातचीत में है, उनके अरकान असेंबली हमारे साथ है, वो बातचीत में है और हमारे साथ खड़े हैं। उनको पता है कि मुल्क के हालात जो है किस कदर बुरे हो चुके हैं। इस वक्त 3.5 साल 4 साल इस हुकूमत को आए हुए हैं, लेकिन इसने इस मुल्क का जो हाल किया है पाकिस्तान की तारीख में, ना कभी इतनी महंगाई, ना कभी इतनी बेरोजगारी, ना कभी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, जो जिस तरह ये मुल्क चल रहा है इस तरह चलता हुआ जो है वो आगे 1.5 साल हमें नहीं लग रहा कि ये किस तरह हुकूमत जो है वो खत्म करेगी अपना टाइम। इसलिए अब हम अगर हम आवाम की जो है उनको ना देखें, अगर वो जिस मुश्किलात से दो चार हैं वो ना देखें, तो इसमें हम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं पूरी पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें एक एजेंडे को लेकर खड़ी हैं कि हमने इसको हर सूरत में घर भेजना है। इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हम इस तरह करें वो करें, परेशान है, बहुत परेशान है। इनको अपना एक एक दिन अब नजर जो है वो नजर आ रहा है कि हमारे दिन खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। जी जी जी, तो बिल्कुल ठीक है। जो बाकी आपने जो मियां शहबाज शरीफ की बात की है, मियां शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त जो है पार्टी के सदर हैं और वो सारे मामलात यहाँ पे चला रहे हैं। पार्टी कायद मियां शहबाज नवाज शरीफ है, सारे फैसले जो हैं वो उनकी मर्जी और पार्टी की मिशावरत से होते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है और ना कोई घबराने की बात है। हम बिल्कुल सही हैं और अपने मामलात जो है वो सही तरीके से चला रहे हैं। हुकूमती लोग जो हैं जो अपने मामलात को चलाएं, उनका काम जो है मुल्क में सर्विस देना था, लेकिन जो उन्होंने 1% भी सर्विस नहीं दी, बल्कि हमेशा जो है मुकाबले पे बैठे हुए हैं। हमेशा जिस तरह 2014 में कंटेनर में थे, बिल्कुल ठीक है, 26 बिल्कुल ठीक है। शकीला लुकमान साहिबा, आपका पॉइंट आ गया कि आपका कहने का ये मतलब है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो दोनों एक पेज पर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। अब जरा हम चलते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब। नादिर कबूल ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो नादिर कबूल, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो जाती है तो फिर अगला जो वज़ीर आज़म है या अगली जो हुकूमत होगी वो तो साल सवा साल की होगी और वो किसकी फेवर में होगी? दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों नहीं चाहते कि जो ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो उसके फौरी बाद इलेक्शन करवा दिए जाएं, क्योंकि इसका सारा फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। तो फिर क्या तरीकाकार होगा, किस फार्मूला के तहत जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आप आगे लेके जाएंगे? क्योंकि अभी भी नून के साथ फिर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहे हैं।
देखें, सबसे पहले तो कल इंशाल्लाह वो कराची से निकल रहे हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं और तैयारियां हमारी उरूज पे है। तो हमें तो उम्मीद यही है कि जब तक हमारे ज्यादा इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इमरान खान साहब खुद ही इस्तीफा दे देंगे। पर अगर वो नहीं देते और उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कितने अनपॉपुलर हो चुके हैं और आवाम कितनी परेशान है, तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन एक आईनी और एक डेमोक्रेटिक तरीका है। और बिल्कुल हमारी बातचीत अभी भी चल रही है, कोई कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। हमने तो ऑफर की थी शहबाज शरीफ साहब को कि क्योंकि आपकी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, मगर शहबाज शरीफ साहब शायद जो वजूहत आप बता रही थी कि 1-1.5 साल के लिए मुश्किलात भी बहुत मुल्क इसको फेस कर रहा है, तो शायद इस वजह से शहबाज शरीफ साहब नहीं चाह रहे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। पर ये अभी फाइनलाइज हो रहे हैं टॉक्स, तमाम अपोजिशन पार्टीज बैठ रही है साथ में, मौलाना साहब भी हैं, दीगर पार्टीज भी हैं, कुछ इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के। तो अभी देखिए आने वाले दिनों में ये थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाती है तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनकर आगे आएगा। क्योंकि जो भी बनकर आएगा आगे, जाहिर सी बात है, जिस हाल में इमरान खान ने मुल्क को इस वक्त किया हुआ है, किसी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बेहतर तो यही होगा कि अगर तमाम अपोजिशन पार्टीज मुतफ़िका तौर पे फ्रेश इलेक्शंस के लिए कॉल करें। क्योंकि देखें, बिलावल साहब ने तो पहले दिन से ही कहा था कि ये जो इलेक्शंस थे ये सेलेक्टर ने इनको मैनिपुलेट करके और आवाम का वोट चोरी करके नाफिज किया था हमारे ऊपर। तो हम तो यही चाहेंगे कि फ्रेश इलेक्शंस हो ताकि पीपल्स पार्टी भी बेहतर पोजीशन में होगी। क्योंकि बिलावल साहब ने पिछले तकरीबन 4 साल में साबित किया कि इस वक्त हालांकि उम्र उनकी कम है बाकी तमाम पार्टीज के चेयरमैन से, मगर वो बहुत ज्यादा एक क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ थॉट, आवाम के लिए दुख दर्द रखने वाले एक लीडर उभर कर आए हैं सामने। तो हम तो चाहेंगे कि फ्रेश इलेक्शन हो ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पूरी भरपूर ताकत से पंजाब में भी, बलूचिस्तान, KPK में वोट लेकर आए, MNAs उनके इलेक्ट होकर आए। क्योंकि सिंध में तो आपको पता है ऑलरेडी बहुत मकबूल है। और आज जो ड्रामा रचाया है PTI ने सिंध में, इसमें खुद ही PTI की अपनी बेइज्जती हो रही है। क्योंकि जो तस्वीर और वीडियोस आ रही है उसमें यही साबित हो रहा है कि PTI की कोई इतनी ज्यादा सपोर्ट ही नहीं है सिंध में। बिल्कुल ठीक है। अगर होती तो उनके अपने MPs जो है, शर साहब है और अब्रो साहब है, उन्होंने खुद छोड़ दिया है PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही चल रहे हैं। स्पेशली जो शर साहब है गोडकी के, वो MP है। तो इसका मकसद यही है कि PTI बहुत ज्यादा गैर मकबूल हो गई है और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने मायूस किया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई कि PTI ने अपनी हुकूमत के जो 3 साल हैं उनमें तो कभी भी हुकूक सिंध का पहले जिक्र नहीं किया, लेकिन अचानक से उनको हुकूक सिंध मार्च याद आ गया जब अपोजिशन ने या फिर बिलावल भुट्टो ने जैसे 27 फरवरी को मार्च का ऐलान किया था। ये उसको इनकाउंटर करने के लिए है या वाकई इस दफ़ा वो संजीदा हैं कि सिंध को उसके हुकूक जो है वो दिला दिए जाएं? इमरान खान कब संजीदा रह चुके हैं? उन्होंने कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया था। उन्होंने 11 रुपए भी शायद खर्च नहीं होंगे कराची के ऊपर। इमरान खान इस वक्त सिर्फ बुकलाट का शिकार है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो जहाज पकड़ के रशिया पहुंच गए, जबकि पूरी दुनिया इस वक्त रशिया के खिलाफ है और पूरी दुनिया इस वक्त रशिया को कंडेम करी किस तरह उन्होंने एक 21वीं सदी में जाके एक जंग छेड़ी है। इमरान खान साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिला देते हैं, अपने पुराने जो उन्होंने वादे किए थे कि 250-300 अरब डॉलर IMF के मुंह पे जाके मारूंगा, मगर खुदकुशी कर दूंगा, मगर लोन ले लूंगा। तो अवाम के सामने खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। और अवाम अच्छा है, सिंध की अवाम को भी इन्होंने दिखा दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे कर सकते हैं। सिंध के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उल्टा सिंध के पानी चोरी करने के पीछे लगे हुए पिछले 3.5-4 साल से। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि इस मूव को रेजिस्ट कर रही है। वरना वो तो कब से सिंध का हक छीन लेते। सिंध को ना गैस दे रहे हैं वो, ना बिजली बरामद। बिल्कुल ठीक है। और अभी वो देखेंगे कि हुकूक सिंध के हवाले से वो सिंध को कौन से हुकूक हैं जो वो दिलाएंगे। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, आपको प्रोग्राम में शामिल कहते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो अपोजिशन ने एक इत्तेहाद बनाया है और इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं, उनके सामने भी डील्स रख रहे हैं, उनकी डिमांड्स भी ले रहे हैं, लेकिन ना तो इत्तेहादी अपनी डिमांड से कम पर आना चाहते हैं इस इत्तेहाद में और ना ही वो हुकूमत का साथ छोड़ना चाहते हैं। बल्कि वो आज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का आपने देखा हो कि वहाँ पे मुलाकात हुई है लाहौर में,
तो चौधरी बरादरान ने कहा कि वो कभी भी नहीं चाहते कि हुकूमत जो है वक्त से पहले घर जाए, वो हुकूमत के इत्तेहादी है और हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। दूसरी जानिब उनको पंजाब की वजारत आला जो है वो देने की भी बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की ऑफ़र जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको इस बार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए सारी अपोजिशन एक पेज पर नजर आ रही है? ये सवाल मुझसे कर रही हैं आप? आपसे। अच्छा, इसमें सबसे मैं इसके बारे में गुजारिश करूंगा आपसे कि मैं दोस्तों की बातें सुनी हैं, तो पहले मैं थोड़ा इसमें समअप कर देता हूं कि बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में अब प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद आने का इम्कान नहीं है। ठीक जाहिर है। है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे इंटरनेशनल लेवल के तनाज़ुर में खड़ा है और बहुत ही सेंसिटिव मामला सामने पेश आ रहे हैं। तो इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद नहीं आएगी, लेकिन कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ आएगी। और कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक एतमाद आनी है वो होती है सीक्रेट बैटिंग। तो सीक्रेट बैटिंग में मामला जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली का सीट पर बरकरार रहना इंतहाई मुश्किल तरीन मामला पैदा हो रहा है, और उसमें इत्तेहादी भी उसको साथ दे देंगे जैसे उन्होंने वायदे किए हैं जरदारी साहब से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी। तो वो एक तरह से सीक्रेट बैटिंग में वो अपने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ जो है वो वोट कास्ट कर सकते हैं, और जो पीटीआई की जो नाराज कारकुन है, नाराज एमएनए हैं, वो भी अपना हक अदा करते हुए स्पीकर के खिलाफ जाएगी। इसी तरह डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो जारी है कासिम सूरी के खिलाफ, वो शायद ना जाए, क्योंकि कासिम सूरी साहब का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चंद रोज में पेश हो रहा है। उनकी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको नाअहल करार दिया था, तो वो अब वो स्टे पर है। अब मुमकिन है कि 1 मार्च के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो रही है उसमें कासिम सूरी साहब का भी केस ज़ेर समाअत आना है। लेकिन बहरहाल वो तो पार्टी का फैसला होता है कि स्पीकर दोनों डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक एतमाद आ सकती है। और नंबर 2 तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब को तो बिल्कुल उन्होंने तहरीक एतमाद नहीं लाएंगे, खतरे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंड में खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पंजाब के जो हैं वजीर आला, उनके खिलाफ भी तहरीक एतमाद आने का इम्कान है, क्योंकि वो भी सीक्रेट बैटिंग है। अब सीक्रेट बैटिंग तो अब आराम से अपने वोट बैलेट कास्ट कर जाएंगे, लेकिन जो होता है ना ओपनिंग जो होती है राय शुमारी जिसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि पार्टी के नाराज कारकुन जो है वो वोट कास्ट करे प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, तो बड़ा मुश्किल मामला होता है। लेकिन सीक्रेट बैटिंग में बड़ा आसान होता है, वो स्पीकर कौमी असम्बली को भी खिलाफ जा सकते हैं और पंजाब के वजीर आला के खिलाफ भी जा सकते हैं। तो सर अगर इसमें कामयाब हो जाती है अपोजिशन, अगर कामयाब हो जाती है अपोजिशन, अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर देती है अगेंस्ट स्पीकर नेशनल असेंबली या फिर अगेंस्ट सीएम पंजाब, तो फिर उसका आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या उसके असरात मुरतब हो सकते हैं? उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपना एक्शन लेना है वो उनके अपने स्वाब पर है। मुमकिन है वो असेंबली डिसॉल्व कर दें, असेंबली तहलील कर दें। जब देखे कभी मेरे हाथ से निकल गया और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी मेरे हाथ से निकल गई, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के ये सवाबदीदी इख्तियारात हैं कि वो असेंबली तहलील कर सकते हैं, पंजाब की भी, खैबर पख्तूनख्वा की भी और फेडरल गवर्नमेंट की भी। लेकिन सिंध की तो रहेगी, तहलील नहीं होगी। लेकिन बहरहाल ये सारे मामले बड़ा एक शिकार में पता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है ये सब डाल रहे हैं प्रेशर, जुलूस आ रहे हैं, 27 फरवरी आ रहा है, 27 मार्च आ रहा है, इस तरह जो मामले हो रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब पर डाल रहे प्रेशर। और प्राइम मिनिस्टर साहब तो प्रेशर लेते ही नहीं, बगैर वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वो तो नहीं लेते प्रेशर। और उसके बाद लेकिन उनके जो स्पीकर हैं और पंजाब का वज़ारत आला ये खतरे में है। और इन्होंने इतनी जब मेहनत की है 2-2.5 महीने से अपोजिशन ने, और जरदारी साहब की तमाम मुलाकातें भी हो रही हैं इत्तेहादियों के साथ, मुमकिन है कि पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो सियासतदान हैं बिल्कुल ठीक है। सर जी ब्रेक लेनी है, यहाँ पे ब्रेक लेनी है, रोकूंगी आपको यहाँ पे। सर जी माजरत हुआ हूँ, आपको रुकना पड़ेगा, ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर की बात है, असल में उससे भी कहानी जो है वो डिफरेंट है। और वो कहानी हो सकती है ये कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है पंजाब असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी, ताकि वहाँ से फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है और
फिर वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। ये तो डायलॉग का हमारा पहला राउंड था जो कि कंप्लीट हो गया। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डायलॉग का दूसरा राउंड हम शुरू करेंगे फॉरेन फंडिंग केसेस के हवाले से, और इटली की गवर्नमेंट का फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से क्या पेशरफ्त है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू डायलॉग विद उरूज रज़ा। और डायलॉग के दूसरे राउंड में हम ज़रा बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस इस वक्त कहाँ खड़ा है, क्योंकि 1 मार्च को एक दफ़ा फिर हेयरिंग है, और उसके बाद ये जो 2014 में शुरू हुआ था केस, अब तक इसके ऊपर फैसला क्यों नहीं आया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली सेनेटर फैसल वाडा के हवाले से केस का फैसला सुना दिया था, जिसको कि उन्होंने फिर चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इसको जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एक इम्तहान की तरह देख रही हैं कि शायद ये उनके हक में फैसला आ जाए कि फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग के हवाले से क्या फैसला देता है। आबदा राजा साहिब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। 2014 में ये केस शुरू हुआ, हम लोग इलेक्शन कमीशन जाया करते थे वहाँ पे, अकबर एस बाबर, फिर उनकी तफसीलात, और वो उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी वो हेयरिंग्स भी हुई हैं, और अभी हुकूमत जो है उसने अपना वकील भी बदला हुआ है। तो मुझे ये बताइएगा फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो रिपोर्ट पब्लिक हुई और जो खुफिया रखी गई, उस हवाले से आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये फ़ैसला कितना इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए के हक में ये फ़ैसला आ सकता है या इसके अगेंस्ट आ सकता है? आप किस रिपोर्ट की बात करें ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चोरियां नहीं होती, ठीक है, उसमें करप्शन नहीं होती, उसमें फंडिंग का पैसा हो या मुल्क का पैसा हो, वहाँ पे उसको खाया नहीं जाता, किसी ने अपने अकाउंट नहीं भरे, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको वाकई सज़ा मिलेगी। लेकिन मैं ये पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो मेंबर हैं, जो इमरान खान के नीचे काम कर रहे हैं, वो कभी भी ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकते। और जहाँ तक इमरान खान का अगर इस तरह की कोई चीज सामने आती है तो वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि अभी से फिल्टर होनी चाहिए। अच्छी बात है ना, जो भी हमने से देखें, हर जगह फरिश्ते तो नहीं बैठे ना, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह पे और हर पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं। तो बस ठीक है, जो हम लोगों में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो निकल जाएंगे ना, फिल्टर हो जाएंगे, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली तो बात है नहीं। और जहाँ तक इमरान खान की ज़ात का तल्लुक है, वो तो पूरी दुनिया जानती है कि वो एक ऑनेस्ट इंसान है, मुहिब्बे वतन है, वो तो 1 रुपए की भी उनके ऊपर बात नहीं आ सकती। कितनी ही कोशिश की गई कि कोई चीज़ उनमें से निकाली जाए, ठीक है, लेकिन वो तो फेयर किस्म के बंदे हैं, उनकी तो ना कोई ऐसे कोई मामलात हैं कोई भी इस तरह के करप्शन के कि उनके ऊपर कोई भी केस निकल ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। बिल्कुल ठीक है। शकीला लुकमान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं और बड़ी बेताबी से इंतज़ार भी कर रही हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का जो रिज़ल्ट है, जो फाइनल फैसला है, वो अब आ जाना चाहिए। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है वो अपोजिशन के लिए कोई ग्राउंड बना सकता है, या फिर वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है आपको उसी के ऊपर इक्तफा करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जो फैसला आने वाला है उसका इंतजार डेफिनेटली पीटीआई को भी बहुत है और हमें भी है इंतजार, इसलिए कि वो लोग जो हमें तो बिल्कुल बहुत नहीं। अपने आप को ईमानदार समझते हैं, जो सादक और अमीन समझते हैं, और जिन्होंने ये फॉरेन फंडिंग केस जो था वो कितने सालों से इसको रोका हुआ था और ये कितनों सालों से ये रुका हुआ है और हमारा कुछ आया भी नहीं है, तो कहते हैं पहले इनका हिसाब ले लें, अपना हिसाब कहते हैं अभी भी छोड़ दें, जो कई सालों से पेंडिंग है, जो पूरी दुनिया से इनको पैसा आया है, गैर कानूनी गैर आईनी ये जो पैसे इनको आए हैं, गैर मुल्की कंपनियों से इन्होंने पैसे लिए हैं। और देखें ये किस किस मुल्क से पैसे नहीं, इंडिया से पैसे नहीं आए, इनको इसराइल से पैसे नहीं आए, फिर इन्होंने अपने जो अकाउंट्स हैं वो अपने जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी उनके आगे छुपाए हैं।
इन्होंने अपने जो है इतना पैसा जो इनको आया है वो सब छुपाया है। और अभी भी देखिए जो हमारी कोलीग जो बात कर रही थी कि जो ये कसीदे पढ़ रही थी कि वो इतना ईमानदार है और उसके सारे लोग ईमानदार हैं तो वो खुद नेकोकार है। अभी इतना पैसा खा के छुपा के पैसे छुपाए, केसेस छुपाए, आपने अकाउंट्स छुपाए, सब कुछ करने के बावजूद जब से सिक्योरिटी कमेटी जो है वो इनको बता चुकी है सारी चीज, उसके बावजूद ये छुपा रहे हैं और अभी भी मानने को तैयार, कोई चीज मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं किस तरह के ये लोग हैं, किस तरह की ये पार्टी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए कोर्ट के अंदर केस है, कोर्ट के अंदर केस है और कोर्ट अपना हम टाइम कहते हैं लेती कि है, कोर्ट बिल्कुल, हाँ। अपना बिल्कुल टाइम ले इलेक्शन रही है कमीशन और अपना बहुत सारी टाइम ले रही है और आपके वो ऊपर अपना भी जो टाइम देखें, केसेस है वो हमने तो नहीं चलाए, हमसे तो पहले के थे कोर्ट के अंदर है। कोर्ट के अंदर कोर्ट ने आप लोगों को जो कुछ एक्सपोज किया और अगर हमारे जो है हम हमारे कहने से क्या होगा, वो तो कोर्ट के अंदर जो है वो सामने आ जाएगा। कमीशन का फैसला है, उनकी तारीखें हैं, बिल्कुल। सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप भी इधर होंगे, हम भी इधर होंगे। मैं आज बैठ के ये कह रही हूँ कि हम चोर नहीं है और यही जाहिर हो जाएगा कि हम चोर नहीं है। जो चोर हैं वो पूरी कौम को पता है, कौन लूट के यहाँ से खा के चले गए, कौन बीमारी का बहाना बना के चले गए थे और अभी तक उनका मर्ज ठीक नहीं हुआ। ठीक है, हम झूठ नहीं बोलते, हम चोर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाएगा। शकीला लुकमान साहब आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगी, आपका मौकफ जरूर लेंगे हम, लेकिन नादिर कबूल साहब की तरफ जाएंगे। फॉरेन फंडिंग केस का मामला है, 1 मार्च को एक और हेयरिंग है इलेक्शन कमीशन में। आपको क्या लग रहा है कि क्या हुकूमत को गिराने के लिए फॉरेन फंडिंग केस ही काफ़ी है या फिर जो अपोजिशन तैयारी करके बैठी हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए? वो अभी आपने सुना कि कमर दिलशाद साहब भी फरमा रहे थे कि शायद प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट तो वो ना ला सकें लेकिन पंजाब और कौमी असम्बली में वो ले आए। तो मुझे बताइएगा कि इस तरह का कोई आपका प्लान है और फॉरेन फंडिंग केस का आप फैसला किस तरह का देख रहे हैं? देखिए, पंजाब हुकूमत भी गिराना हमारा हदफ है, मगर असल हदफ हमारा इमरान खान से जान छुड़ाना है, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो नासूर है वो इमरान खान ने फैलाया है, जो महंगाई का सुनामी लाया है वो इमरान खान ने लाया है। तो अपोजिशन के लिए बोझदार हदफ नहीं है, अपोजिशन के लिए जो हदफ है वो इमरान खान है। और बिल्कुल फॉरेन फंडिंग केस, बहुत सारे केसेस हैं इमरान खान साहब के करप्शन के, उनकी अपनी बहन के केसेस हैं, मगर इमरान खान साहब ने जो छुपाए हैं, जो पैसे मिले हैं उनको इंडियन सोर्सेज से और इजरायली सोर्सेज से, तो जाहिर सी बात है अगर वो केस मेरिट पे उसका फैसला हो तो इमरान खान को से जान छुड़ाने के लिए फॉरेन फंडिंग केस ही काफी है। अभी इटली में भी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें भी ये साबित हुआ है कि काफी क्रेडिट कार्ड्स, चोरी हुए क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के पीटीआई तक को पहुंचाया है। उसके अलावा शौकत खानम के नाम पे अगर बहुत सारे पैसे इमरान खान साहब ने लिए वो मगर फिर पीटीआई के अकाउंट्स में गए। तो अगर मेरिट पे और शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो तो बिल्कुल इमरान खान को सजा हो सकती है। पीटीआई के खिलाफ भी सख्त इकदाम इलेक्शन कमीशन उठा सकती है। और जो फैसल बाउडर केस था वो भी, उससे भी क्या साबित हुआ कि 3.5 साल उन्होंने एक मजाक बनाया हुआ था ऐवान का, इलेक्शंस का, टाइम जाया किया, पैसे जाया किए हुकूमत पाकिस्तान के, और आखिर यही हुआ कि साबित हो गया कि इमरान खान साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उनके लिए कोई फर्द इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फैसल बावड़ा के अंदर पता नहीं है जिस तरह जादूगर की जान तोते में होती है, शायद इमरान खान साहब की जान फैसल बावड़ा में थी। कोई ना कोई वजूहत होंगी कि उसको बचाने के लिए पहले एमएनए की सीट गवाई अपनी, फिर सेनेट से भी उनको अभी हाथ धोना पड़ गया। तो इमरान खान ने जो दोहरा मयार रखा हुआ है एक बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए और एक अपनी पार्टी और अपने जात के लिए, वो अभी पाकिस्तान की आवाम के सामने पर्दाफाश हो गया कि सिर्फ बातें थी कि मैं चोरों को लटका दूंगा। सबसे पहले अपनी पार्टी में जो एक से एक स्कैंडल आ रहा है इनके खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ, जो बिलियन सुनामी स्कैंडल और केपीके हुकूमत की हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने का स्कैंडल, पहले उस पर तो मिसाल बनाए, फिर जाके जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बात करेगा। जरदारी साहब 11 साल उन्होंने जेल भुगता, मगर उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। और जो अभी भी इन्होंने जो पीका एक्ट लाया है, इसमें सबसे पहले तो इमरान खान साहब को सजा होनी चाहिए कि इन्होंने जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो झूठे बयानात दिए थे और आवाम को गुमराह किया, तो अगर वही चीज इमरान खान पे लागू हो जाए फेक न्यूज वाली, तो इमरान खान को उसमें भी सजा हो सकती है। क्या क्या दास्तान आपको सुना है, इमरान खान ने क्या क्या झूठ बोला है पाकिस्तान की आवाम के साथ?
बिल्कुल ठीक है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने गबूल साहब। कमर दिलशाद साहब, आपने भी सुना, उन्होंने कहा कि फैसल वाड्रा जो हैं उन्होंने क्या मजाक बना रखा था। मतलब 3.5 साल उन्होंने, ये एक मजाक था कि पहले वो एमएनए थे, उसके बाद वो सीट जो है वो भी चली गई और नाअहली से बचने के लिए वो सेनेटर बन गए। लेकिन फिर जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो जहांगीर तरीन की तरह वो भी नाअहल हो गए। लेकिन ये जो नाअहली थी उनकी, वो इलेक्शन कमीशन से हुई, जबकि जहांगीर तरीन जो है सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाइड है। तो मुझे ये बताइएगा, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अगर साबित हो जाता है कि फॉरेन फंडिंग हुई है और उसमें फिर फर्दर करप्शन हुई है और जो रिसोर्सेज हैं वो सामने नहीं लाए गए रिपोर्ट में, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन किसकी हो सकती है? देखिए जी, फॉरेन फंडिंग केस को शुरू से ही तहरीक इंसाफ के जो फॉरेन फंडिंग केस को डील कर रहे थे, उसने इस केस को इंतहाई मुतनाज़ा बनाए रखा। मैं 2017 से, उस वक्त लीडर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन ही थे, तो हमने इमरान खान को बार बार उनको आगाह किया कि ये फॉरेन फंडिंग केस बहुत सीरियस है, बहुत संजीदा है, लेकिन उन्होंने इसको संजीदगी से नहीं लिया। उनके जो इर्द गिर्द के जो माहिरीन थे, उन्होंने ये बावर कराया कि जी फॉरेन फंडिंग केस में कोई वैल्यू नहीं है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कोई ऐसे इख्तियार नहीं है। बहरहाल वो उनका अपना पॉइंट था, लेकिन मामला इंतहाई संजीदा और बड़ा सीरियस मामला है। वो इसलिए ये जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, ठीक है 7 साल लग गए, तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 3, 3.5, 4 साल तो स्टे लेते रही हाई कोर्ट पर, और जब स्क्रूटनी कमेटी बनी उस पर भी स्टे लेते रहे। लेकिन अब बहरहाल स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें आप इनकी देखे, इनके जो फाइनेंस मैनेजर थे या इनके वकला थे, उन्होंने ये कहने की क्या जरूरत थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, स्क्रूटनी कमेटी को, कि जनाब ये जो 8 वॉल्यूम हैं जो स्टेट बैंक को पाकिस्तान ने भेजे हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, ये सीक्रेट रखा जाए, इसको राजदारी में रखा जाए, इसको ओपन ना किया जाए। यानी ये रिपोर्ट दी है उन्होंने। आप ये बताइए कि जब उसके अंदर कुछ था ही नहीं तो 8 जिल्दें जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसको सीक्रेट रखा जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको नलवाइड कर दिया, पार्दन कर दिया और उसको ओपन कर दिया। जब ओपन कर दिया तो 8 जिल्दें जो है वो हुकूमत के वकील अनवर मंसूर के पास भी हैं और अकबर बाबर के पास भी है। वो स्कूटर देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। उसमें इंतहाई जो है उसमें बताया गया है कि तकरीबन लाखों डॉलर वो जो है वो गैर ममनुआ यानी ममनुआ फंडिंग में आते हैं। और वो जो ममनुआ फंडिंग जो हमारा कानून है उसमें $1 हो या 1 पाउंड हो, वो तो लाखों पाउंड के डॉलरों के बारे में कह दिया है कि ये ममनुआ है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात हैं कि जो ममनुआ फंडिंग है उसको बहके सरकार जब्त कर सकता है सेक्शन 204। अगर जब्त कर लेता है ममनुआ फंडिंग को तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं पार्टी के ऊपर? ये बताता हूँ मैं, इसका बड़ा सीरियस मसला है ना ये। अब अगर एक पार्टी के फंड साबित हो जाए कि वो पार्टी के जो है ममनुआ फंडिंग है, और जब ममनुआ फंडिंग को जब्त कर लेता है इलेक्शन पाकिस्तान, तो उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन खतरे में पड़ जाती है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस पार्टी का सिंबल वापस लेने के भी इख्तियार है, वो सेक्शन 215 है। लेकिन जब वो पार्टी की जो साबित हो जाए जिन्होंने ममनुआ फंडिंग हासिल की गई है, तो सेक्शन 214, 215 के तहत वो पार्टी तहलील हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में रेफर जा सकता है कि जनाब ये ऐसी पार्टी है जो आइन के आर्टिकल 17 के खिलाफ है, तो जबकि उन्होंने फॉरेन फंडिंग दी है वो ममनुआ है। तो ये बड़े इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, बड़े हालात अच्छे साबित नहीं होने। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 7.5 साल के बाद जो फैसला करना है वो सारे तमाम सूरत हाल को देखते हुए फैसला करेगा। और उसमें ये भी बात देखिए जो अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने फैसल वाडा केस में बड़ी खूबसूरत रिमार्क दिए कि फैसल वाडा साहब जो है वो बाकायदा अल्तवा करवाते रहे, ताखीर करवाते रहे, मौखर करते रहे, अदालत में नहीं आए, इलेक्शन कमीशन में नहीं आए। तो जो वो तहकीक करने के बाद उन्होंने फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने और फैसल वाडा को नहल कर दे दिया। तो यहाँ भी जो तहकीक मुकम्मल हो गई ना 3.5 साल की, तो 3.5 साल की तहकीक की रोशनी में अब इलेक्शन कमीशन 1 मार्च से हियरिंग कर रहा है। तो हमारे दोस्त ही हैं अनवर मंसूर साहब, बीमार रहते हैं, हार्ट पेशेंट ही है, 3 स्टंट भी लग चुके हैं उनको, लेकिन बहरहाल उनको जो है वो पेश होंगे। अब अगर इसके बाद अब बाबर की गवाही ली जाएगी, स्टेटमेंट ली जाएगी, फिर अनवर मंसूर के दलाइल सुने जाएंगे, तो मुमकिन है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 15, 20, 25 मार्च के दूसरे हफ्ते में
जो है इस केस को फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है वो दे दे। सर ब्रेक का वक्त हो गया है और हालात जो हैं वो फॉरेन फंडिंग केस के फैसले की तरफ मार्च में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इटली की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और आज एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, कमर दिलशाद साहब का ही आर्टिकल है, जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग का एक कानून है जिसके ऊपर उन्होंने वजाहत से लिखा है। मैं चाहूंगी कि अपने नाज़रीन के लिए उसको भी डिस्कस किया जाए, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू डायलॉग विद उरूज रज़ा। और प्रोग्राम का थर्ड राउंड में हम चाहेंगे कि हम अपने तमाम जो मेहमान हैं उनसे एक एक मिनट का जो उनका मौक़िफ़ है वो ज़रूर ले लें। आबदा राजा साहिबा की तरफ जाऊंगी। अपोजिशन आपको कामयाब होती नज़र आ रही है, ख्वाह वो पंजाब हो, नेशनल असम्बली का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, कहीं भी ये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि इनका आपस में इत्तेफाक नहीं है। ये सब इनका आपस एक लालच की बुनियाद है इनकी, ये जो सारा इन्होंने पीडीएम बनाया है, तो ये कामयाब नहीं होंगे, मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, बड़ा प्रिसाइज सा उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन बड़ा सॉलिड उन्होंने जवाब दिया। शकीला लुकमान साहिबा, ऑपोजिशन अब अभी तक एक पेज पर नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका एक मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIF जो है उनका एक मौक़िफ़ है। तो फिर कैसे बात बनेगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की? बिल्कुल जो है वो सारे इकट्ठे हैं, बातचीत हो रही है और काफी आखिरी मराहल तक ये सारी उनकी बहस जो है वो चली गई है। और बिल्कुल ये इनकी खुशफहमी है कि कुछ नहीं होने वाला, इनको पता चल जाएगा जब होने वाला है। इनके ऊपर दो दो तलवारें लटक रही हैं, एक हमारी लटक रही है और एक इनका फॉरेन फंडिंग केस का। इनको पता होना चाहिए, इनके बड़े ये अपने आप को इसी तरह ही धोखे में रखेंगे और धोखे में ही मारेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। नादिर कबूल साहब आपकी तरफ आऊंगे क्विकली। हुकूमत जो है वो उसने मार्च का आगाज कर लिया है, क्योंकि कल बिलावल भी कर रहे हैं, 27 को कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये अगर मार्च के बदले मार्च होता रहेगा तो ऑपोजिशन को क्या उसकी तवज्जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाने की कोशिश है, या फिर वाकई जो हुकूमत है उसने अपने दिफा के लिए काम करना शुरू कर दिया? सिंध में तो उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा इस तरह मार्च करने का, क्योंकि सिंध के लिए इमरान खान ने 3.5 साल में कुछ नहीं किया। हालांकि यहाँ से MNP और MPs बने थे, स्पेशली कराची से, तो उसके बाद तो उनको कोई दिफा नहीं मिलेगी और उनको तवज्जो अपनी कुर्सी बचाने की तरफ ही कर रहे हो, मगर मुश्किल से अब बचेंगे वो, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तमाम अपोजिशन पार्टीज बहुत ज्यादा इत्तेफाक पे उतर आई हैं कि अभी इमरान खान को निकालना ही पड़ेगा। ऑपोजिशन कितनी कामयाब हो जाएगी? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ वो किसी के खिलाफ लेके आते हैं? देखिए अभी असल में इलेक्शन वैसे ही बहुत करीब है, तो PTI के अपने बहुत सारे MNAs हैं, उनको भी अब समझ में आ गया कि अगली दफा वो PTI के टिकट पर नहीं जीत सकेंगे। तो बहुत सारे ऐसे MNAs हैं जैसे आमिर लियाकत हुसैन एक हो जाए फॉर एग्जांपल, तो वो भी PTI के खिलाफ वोट देंगे और ऑपोजिशन का साथ देंगे। बिल्कुल ठीक है। कमर दिलशाद साहब, तीनों पार्टीज का आपने मौक़िफ़ सुन लिया, मुझे ये बताइएगा कि अब हुकूमत ने का तो वैसे ही दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, हुकूमत ने अब अपने दिफा के लिए एक तो जो फंड्स हैं वो जारी करने शुरू कर दिए, और दूसरी जानिब उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग का एक जो लॉ है वो आजकल उसके ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं। आपने अपने कॉलम में भी लिखा, ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तैयार हो गया, पेश हो गया, कामयाब हो गया, तो उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून है वो हरकत में आ सकता है या नहीं? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा चंद जुमलों में कि ये है क्या फ्लोर क्रॉसिंग? मैं देख रहा हूँ कि बाज़ आईनी महरीन जो है वो बाकायदा गुमराह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये फ्लोर क्रॉसिंग के तहत स्पीकर के पास इख्तियारात हैं कि जो अगर पार्टी के नाराज MNA जो है, या नाराज MNA नहीं होंगे, MP का तलब होता है, नाराज MNA जो है वो उसके फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, वो स्पीकर साहब को मना कर देंगे। स्पीकर की कोई हैसियत नहीं है। स्पीकर की हैसियत आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत एक पोस्टमैन की तरह, पोस्ट ऑफिस की तरह है। ये फैसला करना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, वो रेफरेंस भेजेगा स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। स्पीकर कौमी असम्बली किसी को नहीं करार दे सकता।
ये तमाम इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, और ना ही स्पीकर किसी को मना कर सकता है कि आप 9 की जो है डिवीजन में ना जाए, वो भी वो नहीं कह सकता। तो पास कोई इख्तियार नहीं है। ये सारे इख्तियार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में रेफरेंस आएगा स्पीकर की तरफ से, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसमें 90 दिन लग सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है सर इसकी कोई प्रेसिडेंट मौजूद है पाकिस्तान में पहले हुआ हो फ्लोर क्रॉसिंग? खत्म हो जाएगी तो फिर वो आता रहे, फिर फ्लोर क्रॉसिंग कहाँ सुनेंगे? ये तो सब मामले बाद की बात है ना। पहले अगर तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर हुकूमत खत्म हो जाती है, तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग के बाद में मसले पैदा होंगे ना। तो स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि मना कर दे कि जी आप 9 की डिवीजन में ना जाएं। उसके पास तो कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार तो इलेक्शन के पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल ठीक है, दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच कमर दिल शाह साहब, नादिर कबूल, शकीला लुकमान साहिबा और आबदा राजा साहिबा। आज का डायलॉग बहुत अच्छा रहा, और तमाम जो पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने आ गया। मार्च में क्या होने जा रहा है ये मार्च में ही देखेंगे, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो थोड़ा सा गर्म नज़र आ रहा है। अब जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं कि वहाँ पर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से किस तरह के नताइज जो हैं वो आ सकते हैं। उरूज रज़ा सियामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।